जो हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मॉडल पेपर नंबर 3 है। पूर्णांक 80 है। समय आप जैसा निर्देश आप लोग पढ़ रहे हो, मैं सीधा बिना समय गंवाए अपने सीधे उत्तर पर चल रहा हूँ। प्रश्न और उत्तरों पर मैं आपको ध्यान दूंगा। सबसे पहले कौन सा शब्द है वो इक प्रत्यय से नहीं बनता है, यानी कि मानस प्लस इक से बना है। देवी के अंदर इक प्रत्यय है, कठिन के अंदर नहीं। कठिन के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं, नेति के अंदर इक प्रत्यय है। तो ऑप्शन इसके अंदर कठिन हो जाएगा। उल्लेख का सही संधि विच्छेद करना है। उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा उत्त प्लस लेख हो जाएगा। कवि का सौपन कैसा था? जो कवि का जो सौपन था वो कैसा था? तीसरा, प्रेम से परिपूर्ण। अगला है नंबर 4, कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया? जो नंबर 4 है उसके अंदर ए है, बच्चे के रूप में। कवि ने बांस और बबूल किसे कहा है? कवि ने जो बांस और बबूल कहा है वो स्वयं को कहा है। तार सप्तक का क्या अर्थ है? जो तार सप्तक है उनका क्या अर्थ है? यानी कि सरगम के ऊंचे स्वर में गाना। लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? तो उसमें असंस्कृति को असभ्यता की जननी कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह यतीन्द्र मिश्र का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 8 के अंदर दे है, धूप में धान। यशपाल को जेल क्यों हुई? यशपाल को जो जेल है वो क्यों हुई? तो इसके अंदर क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। निम्न में से कौन सी कहानी संग्रह स्वयं प्रकाश का नहीं है? तो ऑप्शन के अंदर से हो जाएगा तर्क का तूफान। अगर गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का जो अर्थ होगा वो होगा पहाड़। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की विधा क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ की विधा क्या है? तो निबंध इसके अंदर है। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। पर्वत, नदी, नगर, पक्षी और फूल आदि किसके उदाहरण है? तो ये जातिवाचक हैं। जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? निश्चित। रमेश पुस्तक पढ़ता है वाक्य में सकर्मक क्रिया होती है। वे प्रत्यय जो धातु तथा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसके कृदंत या कृत धातु कहते हैं। व्यंजन या स्वर से और व्यंजन से योग से जो बनता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द के निर्माण करते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। अब आपको एक गद्यांश, जैसा कि प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर ऐसा ही आ रहा है कि गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, उनके जो भी 5-5, 6-6 प्रश्न आते हैं उनको पढ़ करके आपको अच्छी तरीके से उत्तर देना। आधुनिक काल में एक नारी एक बार समता साहस सहज दिखाई देने लगी। शिक्षा का प्रसार वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। तो ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आपको एक तैयार भी करना है। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है कि आधुनिक नारी या साहसी नारी या शिक्षित नारी। किसके कहने से महिलाएं घर बार छोड़ आज़ादी की लड़ाई के लिए निकल पड़े? तो ये है कि महात्मा गांधी जी के कहने पर। आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन शामिल हुई? तो आज़ादी की लड़ाई के अंदर भीकाजी कामा है, सरोजिनी नायडू है, अरुणा आसफ है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि महिलाएं शामिल हुई। वर्तमान नारी में समाहित गुण बताइए। तो वर्तमान नारी के अंदर साहस, शक्ति आदि के गुण समाहित है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में किस वर्ग की नारियों के साथ दिया गया था? तो वो नारियां कौन थी? वो सभी वर्ग की नारियां थी, एक वर्ग की कोई नारी नहीं थी। गुलाबी शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द गद्यांश में से आपको छांट कर लिखना है। तो इसका हो जाएगा आज़ादी। अगला जो आपको पद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनके उत्तर भी आप लोगों को देना है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको चयन करना है, यानी कि मधुमेह देश हमारा, भारत या प्राकृतिक सौंदर्य प्यारा भारतवर्ष, ये है। कवि ने भारत देश की विषमता बताई है। हमारा भारत देश अति सुंदर, करुणाशील और अतिथि देवो भव भारत की परंपरा को निभाता है। नंबर 3 है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो नंबर, देश में सोने के घड़े रूपी सूर्य का प्रातःकाल उदय होता है जो आशाओं का संचार करता है। नंबर 3 है, बरसाती आंखों के बादल, पंक्ति में भारत किस विशेषता की ओर बताया गया? तो ये भारत है वो दुखों को देखकर संवेदनशील होते और दया की कामना करते हैं।
लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। पंक्ति का क्या आशय है कि जहाँ भारत में संपूर्ण विश्व के व्यक्ति आते हैं, जहाँ आकर सहेरा मिल जाता है। भारत में कैसी हवाएं चलती है? भारत में मल्या पर्वत शीतल हवाएं चलती है। अब जैसे खंड जो ए है वो पूरा हुआ है, तो आपके उत्तर भी यहाँ इधर मिलेंगे। फिर आपको मेरे उत्तर सुनने के बाद फिर आप यहाँ उत्तर भी आप लोगों को देखना अच्छी तरीके से। आप जिस तरह देख पा रहे हो बहुत ही शानदार उत्तर है। उसके बाद में खंड बे है। खंड बे की तरफ मैं चलता हूँ कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह पात्र मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कमज़ोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह पात्र मानते थे। यानी कि जो कमज़ोर वर्ग का कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको वो स्नेह पात्र ज़्यादा मानते हैं। तो मैं अब इन जो भी है उत्तर, इनके पूरे उत्तर नहीं बताऊंगा, थोड़े में बताऊंगा। थोड़ा आपको सोचना है, इसके बाद में पढ़ना है, आपका एकदम काम आपका हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरी 2-3 लाइन को आप समझिएगा और फिर उसके बाद में आप स्वयं उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। 100% आपके 80-90% बनेंगी। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति का स्वभाव और विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कहानी ये भी पाठ के आधार पर आपको लिखना है कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति की प्रसन्नता है, उदारता, सदाशयता नष्ट हो जाती है और वह संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सद्भावना से रहित होकर क्रोधी, अहंवादी, प्रतिष्ठा, झूठी शान रखना आदि विरोधी भावनाओं का ग्रस्त हो जाता है। कवि की आंख किससे नहीं हट रही थी? जो कवि की आंख है वो फाल्गुन माह के सौंदर्य में जो शोभा से नहीं हट रही थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है, गोपियों ने उद्धव बड़भागी क्यों बताया? यानी गोपियों को उद्धव को बड़भागी इसलिए बताया क्योंकि प्रेम बंधन से स्वैर था उसी प्रकार मुक्त रहे जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी जल से प्रभावित नहीं होता। माता का आंचल पाठ में निहित संदेश को अपने शब्दों में लिखना है। माता का जो आंचल पाठ है उसके आधार पर संदेश दिया गया कि एक बच्चे के लालन पालन से माता पिता दोनों के बराबर योगदान होता है। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक ने अनुभूति अपने शब्दों में लिखना है। तो इसके अंदर एक दिन लेखक ने हिरोशिमा सड़क पर घूमते हुए पत्थर का मानवकार छाया देखा, अनुभव किया कि परमाणु बम से किरणों को जूल सा मानव था कोई। अगला है, तूल देना मुहावरे का अर्थ बताना। तूल देना है कि व्यर्थ में अधिक महत्व देना। खंड से आपको जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, या खंड बे के सबसे पहले आप लोगों को उत्तर देखना है। उत्तर को खंड बे के आपको प्रश्न पढ़ते हो, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मैं स्वयं बोलता हूँ वो आप सुनते हो। उसके बाद में आप लोगों को वास्तव में पूरा उत्तर इधर देखना है कि हाँ जो सर बोल रहे हैं या मैं जो सोच रहा हूँ उसके अंदर कितना डिफरेंट है यहाँ पर। तो ये आपको अच्छी तरीके से विचार विमर्श करके और इन प्रश्नों को देखना है। पर्याप्त आपको समय भी आप जैसे देख रहे हो। तो अगला जो होगा अब हो जाएगा खंड से। खंड से के अंदर एक प्रश्न नंबर जो 5 और 6 है वहाँ खंड उसमें आ गया है कि बाल गोविंद, जैसे 5 और 6 प्रश्न देखो यहाँ है कि बाल गोविंद भगत कमज़ोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के व्यक्तियों को स्नेह पात्र मानते थे। ये उनके उत्तर है। और उत्तर से पहले जो नीचे खंड से भी आ गया है और उसके बाद में अब आपको मैं ले चलता हूँ खंड बे की तरफ। मैं आपको खंड से की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जो खंड जो से है, खंड से के सीधे मैं उत्तर पर चलता हूँ कि काशी का प्राचीन उद्भव यानी कि अद्भुत परंपरा किसे कहा गया है? तो काशी का जो संगीत आयोजन काशी का निर्माण करती है। काशी में हनुमान जयंती क्या क्या होता है? काशी में हनुमान जयंती पर 5वें दिन यानी शास्त्रीय उपशास्त्रीय नाट्य यानी कि वहाँ पर गायन वादन की उत्कृष्टता रहती है। नंबर 3 है, बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा कैसे प्रतीत होती है? जब वे काशी से बाहर होते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा और मुंह करके बैठ जाते हैं। उसी शहनाई को प्याला घुमा दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खां की क्या विशेषता थी? आ गए हैं कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर मसाला कैसे लगाया? नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर मसाला करीने से लगाया। अगला है, नवाब साहब ने प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों का स्फुरण
से क्या स्पष्ट था? ये स्पष्ट हो रहा था कि उस प्रक्रिया के मुख्य खीर और रसास्वादन कपड़ा से प्रभावित हो रहा था। नवाब साहब क्या दिखवा दे रहे थे? नवाब साहब रईस बनने का दिखावा कर रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? नवाब साहब ने लखनऊ का बालम खीरा बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है जो 16वां प्रश्न है, प्रस्तुत जो पद्यांश है उनके आपको प्रश्न उत्तर पढ़ के उत्तर देना है। जिस तरह आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से उत्तर देना है, मैं सभी के नहीं बताऊंगा। अगला जो 14 नंबर प्रश्न है वो ये है कि लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? जो लेखक की दृष्टि से सभ्यता संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों से एक ही समझते हैं जो एक दूसरे से मिला देते हैं। हालदार साहब को सरकंडे पर चश्मा मूर्ति लगा देख भावुक होने का क्या कारण हो रहा होगा? हालदार साहब काम के सिलसिले में 15 दिन कस्बे से गुजर रहे थे। कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति देखकर, यानी कि वो। तो अगला है 15%, फसल की कविता में निहित मूल भाव का व्यक्त करना और उत्साह कविता का केंद्रीय भाव भी आपको लिखना। जैसा कि उत्तर में भी आपको लास्ट में जैसे खंड से खत्म हो गया तो वहाँ आपको मिलेगा। तो खंड से के देखो ये सारे उत्तर हैं। आप लोगों को प्रत्येक मॉडल पेपर पढ़ना अच्छी तरीके से, और प्रत्येक मॉडल पेपर को पढ़ते हुए प्रत्येक मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से आपको गहन अध्ययन करना है ताकि आपके एक भी उत्तर गलत नहीं हो। सभी आप मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा, 100% आपके कोई भी कमी नहीं रहेगी। अगला जो खंड दे है वो है कि निराला की बहुआयामी कृतियों का व्यक्तित्व विषय लिखे और लेखक स्वयं प्रकाश की कृतियों पर भी व्यक्त। जैसे निराला जी का जो जन्म है वो बंगाल के मदनीपुर में 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया और वे संगीत के दर्शन शास्त्र पर भी गहरे अभ्यता थे। तो ये सारी चीज़ें निराला जी के जीवन पर आप लोगों को लिखना है। अगला जो प्रश्न है जो आप लोगों को आप जिस तरह से देख पा रहे हो खंड दे के अंदर है, ये खंड से है और ये जो खंड दे है, खंड दे का आप जिस तरह से देख पा रहे हो 17 नंबर है कि लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका ने पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों बताई दी? तो यहाँ पर जो लेखिका वो ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं, लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं और इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी भारत के लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। हिरोशिमा की घटना विज्ञान के भयानक दुरुपयोग और आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लिखना है। आगे लिखना है कि एक विषय पर लगभग आपको एक निबंध तैयार करना है, जैसे कि राष्ट्र विकास में नारी की भागीदारी है, बढ़ती महंगाई है, फैशन व्यापक और उसका दुष्प्रभाव है, जीवन के चिर स्मरणीय घटना है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक खेल कूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने तो प्रार्थना पत्र लिखना है। और एक आपको अपने छोटे भाई के लिए खेल यानी कि इनके लिए खेलों के साथ साथ भाग लेने की सलाह भी देना है। पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने विज्ञापन भी आप लोगों को तैयार करना है। तो अब आप जब खंड देख के उत्तर देख पा रहे हो, जैसे यहाँ पर अब मैं सीधा राष्ट्र विकास नारी में भागीदारी है उस पर हमने आज लिया है कि नारी की भूमिका क्या है, नारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नारी वर्तमान युग में नारी कैसी है। तो ये स्वतंत्र भारत की नारी की भूमिका क्या है। उपसंहार भी लिखना है कि हमारे देश में प्राचीन काल में नारी का अति पूज्य स्थान प्राप्त था, परंतु मध्यकाल में नारी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई है। तो इस तरह से लिखना है। 19% जैसे प्रार्थना पत्र लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा खेल कूद की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के संबंध में लिखना है कि सबने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल कूद संबंधी अनेक सुविधाएं विद्यमान है जिनकी वजह से सभी छात्र सर्वांगीण विकास में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। हमारे विद्यालय में शारीरिक शिक्षा भी खेल कूद करवाने का रुचि नहीं ले रहे। अभी तक खेल मैदान की सफाई नहीं हुई है। अगले माह में क्षेत्रीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही। अतः आपसे प्रार्थना है कि सबसे पहले खेल का मैदान सफाई करवाई जाए और नई वांछित खेलकूद सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। तो ये सारा अंत में लिखा है कि आशा है कि हमारी प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके खेल कूद व्यवस्था अविलंब सुचारू रूप से संचालित करने वाले की कृपा करें। उसके बाद में आपको एक
एक निविदा भी तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और हमारे मॉडल पेपर को आप मैं ज़्यादा समय इसलिए आपकी ख़राब नहीं कर रहा हूँ कि आप जैसे भी स्क्रोल को धीरे धीरे आप चला करके रोक रोक करके पढ़ सकते हो। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको सोचना है, पढ़ना है। इस तरह से आपके नंबर और भी ज़्यादा बेहतर बनेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।